नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एकलव्य अकादमी में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भारत के बंदरगाह। तो जो पोर्ट है उनके बारे में आज हम समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम चर्चा करेंगे भारत के बंदरगाहों के बारे में कि कितने भारत में बंदरगाह हैं, छोटे बड़े बंदरगाह। जो प्रश्न पूछा जाता है वो हमेशा बड़े बंदरगाहों से ही पूछा जाता है, छोटे बंदरगाहों से प्रश्न नहीं पूछा जाता, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उनके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे और प्रमुख जो बंदरगाह छोटे छोटे उनके बारे में चर्चा करेंगे और बड़े बड़े बंदरगाह उनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज आप लोगों को पढ़ाएंगे भारत के बंदरगाह। तो सबसे पहले समझेंगे बंदरगाह। बंदरगाह सी पोर्ट, पोर्ट। तो जो बंदरगाह है वो आप जानते हो कि जहां पानी के जहाज जहां स्टेबल होते हैं, खड़े होते हैं, और वहां जहां उनमें माल लादा जाता है, उतारा जाता है, या उनका जैसे आप एयरपोर्ट जानते हो, हवाई अड्डा या हवाई जहाज खड़े होते हैं, ऐसे जहां पानी के जहाज खड़े होते हैं वो बंदरगाह होता है, पोर्ट होता है, ठीक है। तो बंदरगाह जो है, अगर हम बड़े बंदरगाह की बात करें तो भारत में दो प्रकार से बंदरगाहों को हम पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे बड़े बंदरगाह, बड़े बंदरगाह, और दूसरा पढ़ेंगे हम छोटे छोटे बंदरगाह, छोटे बंदरगाह। तो जो पेपर में प्रश्न आता है वो उन बड़े बंदरगाहों को लेकर आता है कि बड़े बंदरगाह कितने हैं भारत में। तो बड़े बंदरगाहों की संख्या भारत में 13 है। कितनी है? 13। तो 13 बड़े बंदरगाह हैं और जो छोटे बंदरगाह हैं वो लगभग 200 से अधिक हैं। तो 200 प्लस, तो 200 प्लस छोटे बंदरगाह हैं, 200 से अधिक, और बड़े बंदरगाह हमारे कितने हैं? 13 बंदरगाह हैं। अब जो बड़े बंदरगाह है 13, इनमें सबसे ज्यादा बंदरगाह तमिलनाडु में बड़ी। तो तमिलनाडु, तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं। तमिलनाडु कितने बंदरगाह हैं? तो तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह हैं। कौन कौन से? इनके बारे में अभी आगे आपको बताएंगे, ठीक है, कौन कौन से बंदरगाह हैं। छोटे बंदरगाह सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो कहीं पे 40 प्लस होता है, कहीं पे 60 प्लस होता है। तो ये लगभग 63 अप्रोक्स वैल्यू, लगभग 63 बंदरगाह, छोटे छोटे बंदरगाह महाराष्ट्र में है। कहां पे? महाराष्ट्र में है। अब इन्हीं बंदरगाहों को इनकी बनावट के आधार पर, इनकी संरचना के आधार पर अगर हम पढ़ें कि मतलब किस प्रकार से बंदरगाह होते हैं, तो ये 2 प्रकार के बंदरगाह होते हैं, एक प्राकृतिक बंदरगाह और एक कृत्रिम बंदरगाह। यानी ये 2 प्रकार के बंदरगाह होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह, और दूसरे होते हैं कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह। तो प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह, ये 2 प्रकार के बंदरगाह होते हैं। इन प्राकृतिक बंदरगाहों के अगर हम बारे में बात करें कि ये कैसे बनते हैं, तो समुद्र का जो पानी है, जो समुद्र के पानी से जो स्थल है वो जो कट फट जाता है, इसका मतलब है जो समुद्र का पानी टकरा कर ऐसे तट को काट देता है, जो तट है, स्थल है, वो कट जाता है और इसके बीच में ये पानी भर जाता है। तो यहां जहाजों के खड़े होने की एक जगह बन जाती है। तो ये इस प्रकार से जो पोर्ट बनते हैं वो पोर्ट क्या होते हैं? प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं। क्या होते हैं? तो समुद्र के जल के द्वारा जब स्थल काट दिया जाता है, स्थल का जो उसका तट होता है वो जब कट फट जाता है, वहां जो बंदरगाह, वहां जो जहाजों के खड़े होने की जगह बन जाती है, उसे हम प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम प्राकृतिक बंदरगाह के बारे में बात करें तो भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, तो भारत का सबसे बड़ा
प्राकृतिक बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। तो जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मुंबई बंदरगाह। क्या नाम है? मुंबई बंदरगाह। तो जो मुंबई बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अब यहां प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि भारत का दूसरा बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बताओ, तो ये हमारा पहले नंबर का बंदरगाह हो गया। अब भारत का दूसरा बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो दूसरा बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मार्मुगाओ, गोवा में है ये, मार्मुगाओ बंदरगाह। कहां पे? ये गोवा में। तो मार्मुगाओ बंदरगाह ये भारत का सेकंड नंबर पर दूसरा बड़ा बंदरगाह है। तो भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह मार्मुगाओ हो गया। ठीक है। अब कृत्रिम बंदरगाह क्या होता है? जब ये जो समुद्री तट, जो समुद्री जल से समुद्र जब तट को काट फाट देता है, वहां जो जगह खड़ी, वहां जो पानी भर जाता है वो तो प्राकृतिक बंदरगाह होता है। और इसी तट को जब सीधा बनाया जाता है, यानी एक कंक्रीट के द्वारा, सीमेंट के द्वारा और समुद्र में तट रेखा बनाई जाती है। जैसे मान लो ये समुद्र है, ये आपका समुद्र है, समुद्र है। तो समुद्र में कुछ दूरी पर सीमेंट की कंक्रीट के द्वारा एक सीधी रेखा, जहां रेखा कटी फटी होती है वहीं ये रेखा कैसी बना दी जाएगी? सीधी बना दी जाएगी। यानी इसका मतलब है सीधा तट। सीधा तट जो सीमेंट से बनाया जाता है, सीमेंट वगैरह कंक्रीट से बनाते हैं, वो सीधे तट वाले बंदरगाह जो समुद्र से नहीं व्यक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं, तो उसको हम कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम बंदरगाह। ये जो कृत्रिम बंदरगाह है सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। तो सबसे बड़ा जो कृत्रिम बंदरगाह है वो आपका नहावा सोवा बंदरगाह, नहावा सोवा बंदरगाह। इसी का जो दूसरा नाम है वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। अगर दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो दूसरे नंबर पर चेन्नई बंदरगाह। कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। ये जो चेन्नई बंदरगाह है ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। तो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। तो ये बंदरगाह है। ठीक है। ये प्राकृतिक बंदरगाह और एक कृत्रिम बंदरगाह, इन दोनों में अंतर समझ में आया होगा। इन 13 बंदरगाहों की, भारत में बड़े बंदरगाहों की बात करें तो ये किस प्रकार से कहां कहां स्थित हैं वो आप समझिए। तो जो इनका डिवाइडेशन 6-6 के आधार पर है, 6, 6 और 1। इसका मतलब है ये जो 6 बंदरगाह है ये पश्चिमी घाट पर है, पश्चिमी तट पर। ये पश्चिमी तट के बंदरगाह है 6, और 6 ही पूर्वी तट पर बंदरगाह है। 6 ही कहां पर है? पूर्वी तट पर है। और एक जो बंदरगाह है ये अंडमान निकोबार पर है। कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इस प्रकार से बंदरगाहों का डिवाइडेशन है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पश्चिमी घाट के, पश्चिमी तट के बंदरगाह, उसके बाद पूर्वी तट के बंदरगाह। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए चर्चा करेंगे जो 13 बड़े बड़े बंदरगाह हैं उनके बारे में। ठीक है। तो हमने बताया था 6 पश्चिमी तट पर है और 6 पूर्वी तट पर है। तो आप सबसे पहले समझिए जो बड़े बंदरगाह 13 हैं
तो हम 13 बंदरगाहों को पहले समझाएंगे। ये गुजरात में यहां एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। तो गुजरात में कांडला बंदरगाह है। इस बंदरगाह का अब जो नया नाम है, इसका जो नया नाम है, नया नाम वो 2017 से दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। कौन सा है? दीनदयाल, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नाम है। इसी कांडला बंदरगाह को हम कहते हैं ज्वारीय बंदरगाह। क्या कहते हैं? ज्वारीय बंदरगाह। ज्वारी बंदरगाह इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां ये इंतजार होता है कि 12 घंटे में समुद्र में ज्वार भाटा, यानी पानी समुद्र का ऊपर चढ़ता है फिर नीचे उतरता है, जिसे भाटा कहते हैं। ऊपर चढ़ने को ज्वार कहते हैं। तो जब पानी समुद्र का ऊपर लहरें आती हैं तो वो लहरें जहाज को धकेल कर आगे कर देती है, किनारे कर देती हैं। तो यहां ये इंतजार किया जाता है कि लहरें उठे जो जहाज को किनारे तक करें। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ज्वारी बंदरगाह कहते हैं, क्योंकि यहाँ ज्वार का इंतजार किया जाता है जहाजों को किनारे तक लाने के लिए। ठीक, तो इसलिए इसको ज्वारी बंदरगाह कहते हैं। तो ये कांडला बंदरगाह कहाँ है? ये कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। इसके बाद यहां पर एक बंदरगाह है, मुंबई किस द्वीप पर बसी है? सालसेट द्वीप पर। मुंबई किस द्वीप पर बसी है? सालसेट द्वीप पर बसी है। तो यही एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह। क्या नाम है? मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह। ये जो मुंबई बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जो अभी हमने आपको लिखाया। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। ये इस बंदरगाह को भारत की कृषि का, यानी भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार। तो भारत का जो प्रवेश द्वार है उसे उसे मतलब भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? वो कहा जाता है मुंबई बंदरगाह को। और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह। अभी हमने समझाया था कि प्राकृतिक बंदरगाह कैसे बनते हैं। तो ये प्राकृतिक बंदरगाह है। इसी के बाद जो इस मुंबई बंदरगाह है, इसकी व्यस्तता को कम करने के लिए, व्यस्त यानी यहां आवागमन परिवहन जो होता था, जो माल आया लाया जाता था, तो यहां बहुत ज्यादा व्यस्तता थी, यानी बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। किस चीज को लेकर? माल को लेकर। तो उस व्यस्तता को कम करने के लिए एक नया बंदरगाह बनाया गया। इस नए बंदरगाह का नाम था नहावा सोवा बंदरगाह। नहावा सोवा बंदरगाह। नहावा सोवा बंदरगाह। और इसी बंदरगाह को नया नाम इसका पड़ा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह था, ये बंदरगाह प्राकृतिक न होकर कृत्रिम बंदरगाह, क्योंकि ये बनाया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को क्यों बनाया गया? इसकी व्यस्तता को कम करने, इसका लोड कम करने के लिए ये एक नया बंदरगाह बनाया गया। ठीक है, लोड कम करने के लिए, इसलिए ये नया बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया। तो इसलिए ये जो बंदरगाह है नहावा सोवा या जवाहरलाल नेहरू, ये कैसा बंदरगाह है? ये आप जानते हो कि ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। इसी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का तीसरा नाम अगर आप पढ़ोगे तो इसको कंटेनर बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटेनर बंदरगाह। कंटेनर बंदरगाह। तो ये कंटेनर बंदरगाह है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को क्या कहते हैं? क्योंकि यहां बड़े बड़े कंटेनर लादे जाते हैं।
चढ़ाए जाते हैं, तो इसलिए इसको कंटेनर बंदरगाह कहते हैं। इसके बाद यहां गोवा में, मुंबई की बात आपको यहां लिख लेना, हम यहां लिख देते हैं, बना देते हैं। इसके बाद यहां बना देते हैं, आप ये ध्यान रखना इसको, ये थोड़ा लिखने में ऐसा हो गया, या फिर हम इसको ऐसे यहां से हटा देते हैं। यहां आप इसको लिख लेना कि ये जो बंदरगाह है ये कैसा बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह। क्यों बनाया गया था, तो इसका जवाब आप जानते हो क्यों बनाया गया, मुंबई बंदरगाह का लोड कम करने के लिए। यहां ये जो बंदरगाह है इसका नाम है मार्मू गोवा गांव, सॉरी मार्मू गांव, मार्मू गांव बंदरगाह। तो ये जो मार्मू गांव बंदरगाह है ये ज्वारी नदी पर है, ज्वारी नदी के मुहाने पर है। तो ये मार्मू गांव बंदरगाह कहाँ है, ज्वारी नदी पर। किस नदी पर है, ज्वारी नदी पर, मार्मू गांव बंदरगाह। इसके बाद यहां एक कर्नाटक में बंदरगाह आता है जिसका नाम है न्यू मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर बंदरगाह, तो कौन सा आता है, न्यू मंगलोर बंदरगाह। तो जो न्यू मंगलोर बंदरगाह है ये कर्नाटक में, कहां पे, ये कर्नाटक में। यहां से कॉफी का निर्यात किया जाता है। और ये जो मार्मू गांव बंदरगाह है यहां से लोहा भेजा जाता है। तो यहां से लोहे का निर्यात, लोहे का निर्यात ईरान के लिए किया जाता है, ईरान। तो लोहे का निर्यात ईरान को होता है किस बंदरगाह से, मार्मू गांव बंदरगाह से। न्यू मंगलोर बंदरगाह है इसलिए इसको कहते हैं, कॉफी का यहाँ ज्यादा मतलब निर्यात किया जाता है तो इसलिए इसको कहते हैं कॉफी बंदरगाह। क्या कहते हैं, कॉफी बंदरगाह। ये न्यू मंगलोर बंदरगाह है। इसके बाद जो अगला बंदरगाह आता है केरल में, और इस केरल के जो बंदरगाह का नाम है ये है कोच्चि बंदरगाह। कौन सा, क्या नाम है, कोच्चि बंदरगाह, केरल। तो कोच्चि बंदरगाह ये केरल में है। जो हम बोलते जाते हैं उनको भी आप लिख लेना, जैसे कोच्चि बंदरगाह केरल में है तो राज्य आप लिखते चलना, वैसे तो हम बता रहे हैं। तो कोच्चि जो बंदरगाह है इस कोच्चि बंदरगाह को मसाला बंदरगाह कहते हैं, क्योंकि यहां से काली मिर्च का और अंग्रेज मसाले ज्यादा ले जाते थे, इसलिए मसाला बंदरगाह कोच्चि बंदरगाह को कहते हैं। इसी कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं, अरब सागर की रानी। क्या कहते हैं, अरब सागर की रानी। यहां पर कोच्चि बंदरगाह जो है ये वेम्बनाद झील के मुहाने पर है। किस झील के मुहाने पर है, वेम्बनाद झील के मुहाने। तो वेम्बनाद जो झील है, तो वेम्बनाद झील के मुहाने पर कोच्चि बंदरगाह है। यही जो कोच्चि बंदरगाह है यहां कोच्चि शिपयार्ड है केरल। कौन सा, क्या है, कोच्चि शिपयार्ड, जहाज बनाना। तो कोच्चि शिपयार्ड, पानी के जहाज बनाए जाते हैं। तो ये केरल में है। तो कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, केरल में। तो आप ये देख सकते हो 6 बंदरगाह हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बंदरगाह हो गए। ये सभी 6 बंदरगाह कहां पर है, ये अरब सागर में है। कहां पे, अरब सागर में। कहां पे, अरब सागर में। तो ये आपको पश्चिमी तट के हमने बंदरगाह समझाए, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पूर्वी घाट के बारे में बात करते हैं। अब देखिए पूर्वी घाट के बंदरगाहों के बारे में समझते हैं। तो पूर्वी घाट में आप समझिए यहां एक बंदरगाह है जिसका नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह।
तूतीकोरिन बंदरगाह। ये जो तूतीकोरिन बंदरगाह है इसी का सेकंड नाम, नया नाम बना है इसका, मतलब नया नाम, पहले तूतीकोरिन बंदरगाह, अब इसका जो नया नाम बना है वो है बीओ चिदम्बरनार। चिंबरनार का बीओ चिंबरनार। तो बीओ चिंबरनार इसका दूसरा नया नाम है। ये नया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बीओ चिंबरनार ने ही तूतीकोरिन तमिलनाडु से और कोलंबो तक, कहां तक, कोलंबो तक, तूतीकोरिन से कोलंबो तक, यहां तक पहली नौसेना परिवहन स्टार्ट किया था स्वदेशी। तो पहली जो नेवी परिवहन है वो इन्होंने ही स्टार्ट किया था तमिलनाडु से कोलंबो तक। कहां तक, तमिलनाडु से कोलंबो तक। इसका इसलिए इसका नाम बीओ चिंबरनार पड़ गया है। ये जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये मन्नार की खाड़ी में है। कहां पे है ये, मन्नार की खाड़ी में। तो मन्नार की खाड़ी में, तो मन्नार की खाड़ी में ये तूतीकोरिन बंदरगाह है। इस तूतीकोरिन के बाद दूसरा बंदरगाह आता है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह, ये जो चेन्नई बंदरगाह है ये प्राकृतिक मतलब कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा, ये कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह। तो ये तो सभी पश्चिमी तट पर सभी कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो हम आगे आपको पढ़ाएंगे भी। तो कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। ये जो कृत्रिम बंदरगाह, इसी को ये सबसे प्राचीन बंदरगाह भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सबसे प्राचीन बंदरगाह। तो सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह। इसके बाद यहां एक बंदरगाह आता है तमिलनाडु में ही जिसका नाम है एन्नोर बंदरगाह। क्या नाम है, एन्नोर बंदरगाह। तो जो एन्नोर बंदरगाह है ये, इस बंदरगाह का दूसरा नाम है कामराज पोर्ट, कामराज बंदरगाह। क्यों, ये इसलिए है क्योंकि ये जो कामराज थे ये स्वतंत्रता सेनानी थे। तो कामराज स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए इनके नाम पर कामराज बंदरगाह कर दिया गया एन्नोर बंदरगाह 2001 में। किसमें, 2001 में इसको नाम बदल दिया गया। अब जो एन्नोर बंदरगाह है ये पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। तो पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह। अगर ये पूछ ले कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो पूर्णतः मशीनी कृत बंदरगाह है, मशीनों से लैस बंदरगाह है, तो वो नावा शोभा बंदरगाह है। आप लिख लेना कि नावा शोभा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पूर्णतः मशीनीकृत बंदरगाह है और ये पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है, ठीक है। इसके बाद यहां एक बंदरगाह आता है विशाखापत्तनम बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। और ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम। ये आंध्र प्रदेश में है और ये तीनों तमिलनाडु में है। ये तीनों किस स्टेट में है, तमिलनाडु में है। ये जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है, ये जो विशाखापत्तनम, यही पूर्वी तट का एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है। तो पूर्वी तट का एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह, तो पूर्वी तट का एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह, तो पूर्वी तट का एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम बंदरगाह। कौन सा है, विशाखापत्तनम बंदरगाह।
अब इसके बाद उड़ीसा में यहां एक बंदरगाह आता है जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। पारादीप, महानदी के मुहाने पर बंदरगाह। तो जो पारादीप बंदरगाह है ये उड़ीसा में है। कहां पे है ये? उड़ीसा में। और ये इसलिए फेमस है, उड़ीसा में इसलिए फेमस है क्योंकि यहां से लोहे का निर्यात किया जाता है। लोहे का निर्यात, लोहे का निर्यात किया जाता है किसके लिए? जापान के लिए। तो जापान के लिए लोहे का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? वो पारादीप बंदरगाह से किया जाता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में एक और यहां बंदरगाह पश्चिम बंगाल में आता है और उस पश्चिम बंगाल बंदरगाह का नाम हल्दिया बंदरगाह है। इसी को कोलकाता बंदरगाह कहते हैं। हल्दिया बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह। तो आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है, हल्दिया बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह इसे कहते हैं। इस हल्दिया बंदरगाह को ही कहते हैं जूट बंदरगाह। क्या कहते हैं? जूट बंदरगाह। जूट बंदरगाह क्योंकि यहां से जूट का निर्यात किया जाता है और ये कोलकाता में, हल्दिया बंदरगाह कहां पे है? कोलकाता में, इसलिए इसको कोलकाता बंदरगाह भी कहते हैं। कोलकाता में। ठीक, तो ये आपके 6, ये जो 6 पूर्वी घाट पे हो गए, 3 ये और 3 ये, और 6 हमने पश्चिमी तट के बताए। अब एक बंदरगाह आता है अंडमान निकोबार पर। तो जो अंडमान निकोबार पर बंदरगाह आता है वो आप यहां समझ लीजिए कि अंडमान निकोबार पर तो एक बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, ये अंडमान पर है, दक्षिणी अंडमान पर। कौन से पर? दक्षिणी अंडमान पर। तो अंडमान निकोबार में ये एक बंदरगाह है, अंडमान निकोबार, दक्षिणी अंडमान पर ये बंदरगाह है। तो इस तरीके से ये 13 बड़े बंदरगाह हो गए। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम छोटे बंदरगाहों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नोट कर लो आप इसको। अब देखिए कुछ छोटे छोटे बंदरगाह हैं। तो जो छोटे बंदरगाह हैं उनके बारे में कुछ जो इंपोर्टेंट है उनके बारे में 200 प्लस, आप याद है 200 प्लस कौन पढ़ाएगा या कौन पढ़ेगा, तो उनमें जो प्रमुख बंदरगाह उनके बारे में देखते हैं, उनके स्टेट देखते हैं। ठीक है, वो कहाँ कहाँ है उनकी स्थिति हम देखते हैं। तो देखें, खंबात बंदरगाह, मांडवी, ओखा, द्वारका, भावनगर। खंबात, मांडवी, ओखा, द्वारका, भावनगर, ये जो बंदरगाह है ये गुजरात में है। कहां पे? ये गुजरात में है। ठीक है, रत्नागिरी जो बंदरगाह ये महाराष्ट्र में है। कहां पे? ये महाराष्ट्र में है। कारवाड़ बंदरगाह, ये बंदरगाह आपका कर्नाटक में है। कारवाड़ बंदरगाह कहां है? कर्नाटक में है। इसके बाद कनानूर, कोझिकोड, क्विलोन, अलेप्पी। कनानूर, कोचीन, क्विलोन, अलेप्पी, ये जो बंदरगाह 4 बंदरगाह हैं ये केरल राज्य में है। कहां पे? ये केरल राज्य में है। कनानूर, कोझिकोड, क्विलोन और अलेप्पी। इसके बाद आप इधर आ जाइए, टोडी बंदरगाह, नागपट्टनम, कराईकल, ये जो बंदरगाह है कराईकल, नागपट्टनम, टोडी बंदरगाह, ये आपको तमिलनाडु में दिखाई दे रहे होंगे। तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। इसके बाद ये जो बंदरगाह है मछलीपट्टनम, ये बंदरगाह आपका आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। और गोपालपुर जो बंदरगाह है वो आपका उड़ीसा में है। गोपालपुर बंदरगाह कहां पे है? उड़ीसा में। तो इस प्रकार से ये बंदरगाह हैं जो छोटे बंदरगाह हैं। तो ये आप लोग इसको समझ लें, लिख लें, नोट कर लें। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे जो राष्ट्रीय जलमार्ग है उनका टॉपिक पढ़ाएंगे, उसका टॉपिक पढ़ाएंगे कि भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है और क्यों जरूरी है, क्या इसमें समस्या आ सकती है, सरकार जो है क्यों राष्ट्रीय जलमार्ग को प्रोत्साहन दे रही है, क्यों ऐसा कर रही है सरकार, कि मतलब उससे क्या उसको फायदा है, क्या आम जनता को फायदा, वो सब हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। नमस्कार।